नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अहमद फराज शायर थे, उनका एक शेर है, 2 पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। जो कि 3 चरणों का चुनाव देश में हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होने वाला है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में लगभग 26 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 चरणों में चुनाव हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 8 सीटों पर था, दूसरे चरण का चुनाव 8 सीटों पर था और तीसरे चरण का चुनाव 10 सीटों पर था। अब जो चौथे चरण का चुनाव होने वाला है वो 13 लोकसभा सीटों में चुनाव है। एकाएक हम देख रहे हैं कि जब 2013 में चुनाव प्रचार शुरू हुआ और 2014 लोकसभा चुनाव की आहट हुई, तो तब आरएसएस और भाजपा ने पीएम के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया। तब ये हाल था, हम देखते थे, तब ये हाल था कि जब मोदी जी रैलियों के बीच आते थे तो बहुत सारे कांग्रेस पर आरोप लगे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे आरोप लगे, दुनिया भर के आरोप लगे। जब मोदी जी रैली को संबोधित करने के लिए आते थे तो पहले 5 मिनट मोदी के नारों से पूरा जो रैली स्थल तो गूंजता था। लेकिन 2014 और 2024 इसमें बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह अब मोदी जी रैली को संबोधित करते हैं तो वो जो एक शोर था मोदी, अब हमें वो शोर कहीं चुनाव रैलियों में सुनाई नहीं दे रहा। और 3 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं उनका भी मोरल डाउन है और कहीं ना कहीं ये आहट शायद मोदी जी को है कि मोदी सरकार क्या इस बार जा रही है। जब पहला चरण का चुनाव होता है तो उससे पहले एकाएक मोदी जी और तमाम भाजपा उत्साह से लबरेज होती है और 400 पार का नारा दे देती है। इस बार 400 पार। बहुत सारे नेताओं ने मंच से कहा भी कि कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें बदलना है। ये नहीं पता था कि ये ऐसा कहना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। जैसे ये कहा गया कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों की हुकूमत के कानून है, उन्हें बदलना है। एकाएक जो दलित वर्ग है उन्हें लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया कहीं ना कहीं उसे बदलने का प्रयास भाजपा करने जा रही है, इसीलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का चरण चलता है और वोट परसेंटेज कम होता है, क्योंकि 2009 और 2014 के अगर हम मतदान की बात करें तो वोट परसेंटेज में कम से कम 10 से 12% का अंतर था। और जब 10 से 12% मतदान हुआ तो उसमें माना गया कि जो मतदाता था उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और वो सरकार बदलने के लिए वोट डालने जा रहा है। जब बम्पर वोट पड़ा, 10 से 12% वोट परसेंटेज बढ़ा, तो एकाएक बयार भी एक तरफा बीजेपी आई। जो किले थे पुराने धुरंधरों के, तमाम किले ध्वस्त किए बीजेपी ने और एक तरफा बीजेपी आई। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। कांग्रेस ने एक बार एक मिथक तोड़ा था कि सर्वाधिक सीट जीती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी जैसे ही एनडीए के साथ 73 सीट लेकर आती है तो एकदम पूरा देश बीजेपी में होता है। लेकिन जब 2024 की बात करते हैं तो पहले चरण की बात करें तो मतदान 2019 के मुकाबले डाउन हुआ और 2014 के मुकाबले 10 से 12% मतदान डाउन हो गया। यानी जो 2009 की स्थिति थी वहाँ मतदान इस बार आकर रुका है। पता नहीं, लोगों में रुझान कम है, मतदान लोग कम कर रहे हैं। जो लोग नाराज हैं वो मतदान तक नहीं जा रहे और जो मतदान तक जा रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे उनके दिमाग में हैं। क्योंकि ये लाख मोदी ये कहें कि बेरोजगारी और महंगाई का इशू नहीं है, बीजेपी के लोग लाते हैं कि ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मतदाताओं की, क्योंकि हम लोग लगातार घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जो युवा वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं वोट को लेकर बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। उसके सामने बेरोजगारी और महंगाई 2 कोर इशू है। जब किसानों की बात करते हैं तो किसानों के सामने ये अलग बात है कि भाजपा 6,000 रुपये पर ईयर देने की बात करती है, लेकिन 6,000 से किसान का काम नहीं चलता। 6,000 7,000 रुपये महीना तो किसान के बच्चों की स्कूल में फीस जाती है। चिकित्सा इतनी महंगी है, शिक्षा इतनी महंगी है, तमाम चीज़ों में महंगाई है। किसानों की जो उपज है उसके वाजिब दाम नहीं मिले, कहीं ना कहीं किसान के मन में भी ये बात है। और हमें लगता है कि इस बार जिस तरह रैलियों में कम भीड़ जा रही है और लोगों में नाराजगी है, उत्साह नहीं है मतदान को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर है, बीजेपी डरी हुई है। और क्योंकि जब कम मतदान होता है या ज़्यादा मतदान होता है तो सरकार बदलने की बात होती है। जब कांग्रेस सरकार होती है तो सरकार बदलने के लिए हाईएस्ट मतदान हो जाता है
और अब नाराजगी है तो मतदान बहुत कम हो रहा है। हमें लगता है कि मैं अगर बात करूं पहले चरण के चुनाव में, तो पहले चरण से पहले 400 पार का नारा दिया गया, और जब मतदान परसेंटेज बहुत कम हुआ तो कहीं ना कहीं ये लगा बीजेपी को कि मतदान प्रतिशत डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं उठेगा, वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना पड़ेगा। तो वो तमाम लोगों को याद है कि राजस्थान के बाड़मेर में जब मोदी जी बोले तो 400 पार से वो एकदम मुस्लिम लीग, मटन, मछली, इसके अलावा मंगलसूत्र, भैंस, उन्होंने कई मंचों पे कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, अगर कांग्रेस सरकार आई तो उसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर किसी के पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस चोरी करा देगी। इसके बाद फिर पाकिस्तान की बात आई, अडानी अंबानी की बात आई, उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की बात आई। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो मैं इसलिए कहूँगा, जब वो कहते हैं कि जिसके ज़्यादा बच्चे हैं और ज़्यादा बच्चे वाले अगर कांग्रेस सरकार आती है तो लूट लेंगे, लोगों को घेर लेंगे, क्योंकि जिनके 10-10 बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा करेंगे। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और 10 सालों में बहुत सारे मूवमेंट चले, बहुत सारे लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कानून बनाने की बात की कि 2 बच्चों का कानून बने, क्योंकि ये वही देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले 1952 में कहा था हम दो हमारे दो का नारा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह है कि आज तक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण को कानून नहीं बन पाया। 10 साल के शासनकाल में मोदी जी एक दिन था 15 अगस्त 2019, जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप संसाधन हमारे पास कम है, लेकिन संसद में ना अपने आप बोले, ना किसी सांसद को बोलने दिया, और ना कोई मंत्री बोल पाया। 10 साल के सांसद में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, पूरी कैबिनेट रही, अगर और बहुत सारे कानून बन सकते हैं, किसानों के 3 कानून बन सकते हैं जो वापस किए गए, इसके अलावा जीएसटी का कानून भी बन सकता है, और बहुत सारे कानून बने, तो ऐसी क्या दिक्कत थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बन सका। और अब चुनाव के बाद जब जनसंख्या की बात आती है तो फिर लोगों को विश्वास नहीं आता, फिर लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि तमाम झूठी बातें हैं, ये सब चुनाव के समय आती हैं, रैली के संबोधन में आती हैं, जब सरकार बन जाती है फिर भूल जाते हैं। आज भी लोगों के मन में चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के मूवमेंट हो, वो लोगों के कहीं ना कहीं जहन में है, और मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए मतदाता उदासीन है और वो वोट डालने नहीं जा रहा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिन लोगों ने लगातार काम किया, उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि जितने देश में संसाधन है जनसंख्या उनसे ज़्यादा है। 2000 अगर मैं 2014 की बात करूं तो बहुत जगह प्रधानमंत्री ने रैली में कहा कि हमारे देश में 121 करोड़ की आबादी है, और करते करते 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है। 125 करोड़ से 140 करोड़ पर 10 साल में पहुंच जाती है, और भारत सरकार इस पर चिंता नहीं करती है। बहुत सारे सांसद, मैं अगर मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान की बात करूं, ये प्राइवेट बिल लाए लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया। मेरठ के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जनसंख्या में बोले, लेकिन इन्हें फिर बोलने नहीं दिया। तो जब कोई सांसद जब सरकार में थे, राज्यसभा आपके पास थी, लोकसभा आपके पास थी, तब आप जनसंख्या पे नहीं बोल पाए, और फिर अब कहते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है। और अभी एक नया डाटा दिया है कि 1950 से लेकर 2015 का इसी चुनाव में एक और नारा निकाल दिया, एक और इशू निकाल दिया कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में हमारे देश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी 7.82% आबादी घटी है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी 43.15 पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जब क्या ये इशू सिर्फ चुनाव के लिए हैं? जब 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तब ये इशू क्यों नहीं आया? तब जनसंख्या एक बार भी क्यों नहीं बोले? जब महंगाई की बात करते हैं, जब 2013 के भाषण सुनते हैं, वो तमाम भाषण आज भी वीडियो में रिकॉर्डिंग है। तो अब लगता है जो लगातार भाषणबाजी हो रही है, जो लगातार हर चरण के बाद में जब अलग अलग बातें होती हैं, मंगलसूत्र की बात होती है, भैंस चोरी की बात होती है, दूसरे जो दल हैं उनके मैनिफेस्टो को उठाया जाता है, उन पर बात की जाती है। 10 साल में आपने क्या किया, डेवलपमेंट कौन कौन से किया, उसके लिए आप बात नहीं करते, उसके लिए बोलते नहीं है, क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की बात करेंगे इससे मतदान नहीं बढ़ेगा और लोग सुनना नहीं चाहेंगे। लोग शायद सुनना चाहते हैं कि चाहे मोहम्मद गोरी के खिलाफ बोला जाए। एक बयान ये भी आया कि जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस को अगर नैतिकता थी तो आज़ादी के दूसरे दिन भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए था। तो अब लगता है कि जिस तरह जो लगातार भाषण जो रिपीट हो रहे हैं, हर चुनाव के बाद में अलग अलग बातें मंचों सामने आ रही हैं, अब लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लोग शांत हैं और तमाम लोग जान रहे हैं। और हमें लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस स्थिति में है। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि मोदी सरकार इस बार ना आए,
यही वजह है, चाहे हम पहले चरण की बात करें, चाहे हम दूसरे चरण की बात करें, चाहे हम तीसरे चरण की बात करें, तमाम चरणों में खूब प्रयास करने के बाद भी वोट परसेंटेज बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले लगातार घटता जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें गर्मी की वजह बता रहे हैं कि इस समय जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन तापमान तो 2014 में भी बढ़ा हुआ था, तापमान तो 2019 में बढ़ा हुआ था, उस समय वोट परसेंटेज क्यों बढ़ा? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोग उदासीन हैं, और जो महंगाई है, बेरोजगारी, जो कोर इशू है, ये अलग बात है कि विपक्षी दल इन मुद्दों को चुनाव में मुद्दा नहीं बना पाया, इस पर बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमें लगता है कि जनता ने और मतदाता ने उन मुद्दों को अपने जहन में रखा है, और हमें लगता है कि उन्हीं मुद्दों को देकर इस बार मतदाता चुनाव में मतदान करने जा रहा है। तो अभी चूंकि 3 चरणों का चुनाव हुआ है, चौथे चरण का चुनाव 13 मई को है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं, और जब हम बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में फिलहाल हालात ये है कि जो वहाँ प्रदेश सरकार है, अभी 1.5 महीना पहले वहाँ सरकार बदली गई, मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, नायब सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है नायब सैनी के आने से कहीं ना कहीं परिवर्तन आए। लेकिन अभी एकाएक क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, और जो 3 निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, और इस समय हरियाणा सरकार अल्पमत में है। जो बीजेपी के सहयोगी रहे, डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख के ये भी कह दिया कि फ्लोर टेस्ट की मांग की कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, और अगर भाजपा फ्लोर टेस्ट में पर्याप्त विधायक नहीं लाती है तो सरकार को गिराया जाए। हालांकि लोकसभा का चुनाव है, इस समय हालात, अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के निगेटिव है। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर खट्टर, क्योंकि करनाल से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्हें बहुत सारे गांवों में लोग जाने नहीं दे रहे, लोगों में गुस्सा है, और तमाम ऐसी कोई लोकसभा सीट इस समय हरियाणा में नहीं है जहां बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध ना हो रहा हो, उन्हें रोड शो करने से रोका ना जा रहा हो, उन्हें रैलियों को बाधित ना किया जा रहा हो। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है, और वे तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर 10 साल पहले बात की गई थी, और उन मुद्दों पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसानों में इस समय गुस्सा है बहुत ज़्यादा, हालांकि वहाँ बीजेपी का अभी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। अगर मैं दिल्ली की बात करें, ये अलग बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिस तरह वहाँ टिकट का वितरण हुआ है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, जिन 2 चरणों में वहाँ 25 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी भी सहमी हुई है। बीजेपी को लगता है कि 2014 में वहाँ 25 सीटें जीती थी, 2019 में 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 आते आते बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ बहुत सारी सीट बीजेपी गंवा रही है, ऐसा अंदाजा बीजेपी के नेता ही लगा रहे हैं। तो आप लगातार देखते रहिए, चूंकि 13 मई को चौथा चरण है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का मोरल डाउन है, बीजेपी के नेताओं का ही मोरल डाउन है, और विपक्षी दल इस समय ये अलग बात है कि वो रैली कम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अधिक रैली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है, अभी लग रहा है कि लड़ाई पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, पॉलिटिकल दलों की नहीं है। इस समय लड़ाई हमें लग रहा है, जैसे लोगों से बातचीत करते हैं, सरकार और जनता के बीच सीधी लड़ाई है, और जो मतदाता है, जो सामान्य आदमी है, वो बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान स्थल पर मतदान करने जा रहा है। हालांकि 4 जून को क्लियर होगा, 1 जून तक तमाम पूरे देश में जो 7 चक्र हैं, जो 7 चरण हैं, उन 7 चरणों का चुनाव 1 जून को लास्ट 7वें चरण का चुनाव है, और 4 जून को ये सब कलाई खुल जाएंगी। सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस समय का जो माहौल है, माहौल कुछ और कहानी बयां कर रहा है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। नमस्कार, मैं राजेश।